नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक युवा आईएएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश काडर के, और वर्तमान में वो नगर निगम भोपाल में कमिश्नर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद ज़िले से आते हैं। इंजीनियरिंग का उनका बैकग्राउंड है और एक हम्बल बैकग्राउंड से वो आते हैं, जैसे हम सभी सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों से निकलते हैं। उनके पिताजी रेलवे में रहे और ये भी एक संयोग रहा या उनकी अभिरुचि भी रही कि उन्होंने देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा में आने के पहले एक लंबा वक्त ना भी कहें तो एक अच्छा खासा वक्त जो है उन्होंने रेलवे सर्विसेज की नौकरियों में भी बिताया। बैंकिंग सेक्टर को भी उन्होंने वक्त दिया और ये बताता है कि उनके भीतर एक अदम्य आशा, एक ऐसी उम्मीद की किरण हमेशा दपदपाती रही जो उनसे कहती रही कि आपको अपने गोल तक पहुंचना है। ये सब उसके एक मीडियम्स हैं जिनको आपको पार करके वहां तक जाना है, क्योंकि बहुत कठिन होता है। और ये भी बताता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि आईएएस की परीक्षा को क्लियर करना, कोई नौकरी करते हुए पूरा करना उसको बड़ा कठिन है, वो शायद ठीक नहीं सोचते हैं। क्योंकि अगर आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके अंदर वो आग है तो आप बेहिचक उसे पूरा कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो मिलिए 2016 बैच के मध्य प्रदेश काडर के आईएएस ऑफिसर हरेंद्र नारायण जी से, जो कमिश्नर भोपाल नगर निगम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। जैसा मैंने कहा सर कि बड़ा कठिन होता है। पहला सवाल मेरा यही रहेगा, पहले मैं आपके बैकग्राउंड की तरफ आता हूँ। किस तरह का, एक जैसा हम लोगों का भी बैकग्राउंड है, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, आपने भी जब होश संभाला तो एक ऐसे ही परिवार में आपने आंखें खोली जहां आपको लगा कि पिताजी इसको लेकर चिंतित हैं कि घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन कैसे प्रॉपर हो। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए जी। जी, मैं बेसिकली ज़िला फ़िरोज़ाबाद में एक जगह है, छोटी सी जगह है टूंडला। जी। तो वो टूंडला जंक्शन के नाम से वो जानी हाँ, जाती है जानी जनरली। जाती है जी। तो उसमें वहाँ पे ज़्यादातर लोग रेलवे में वर्क करने वाले लोग वहाँ रहते हैं। तो मेरे फादर भी रेलवे में ही वर्क करते थे, वो रिटायर हो गए अब तो मेरी जो 12th तक एजुकेशन है वो वहीं पे रेलवे स्कूल से हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, वो आगरा यूनिवर्सिटी से किया था। तो आगरा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मतलब प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं दिखी। तो मेरे एक जानने वाले थे, वो करियर लॉन्चर में वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम करियर लॉन्चर में एक फैकल्टी की पोजीशन निकली हुई है, तो तुम आ जाओ, तुम भी वहाँ पे पढ़ा लो। तो मुझे थोड़ा डाउट था, मुझे लगा कि मैंने इससे पहले कभी पढ़ाया नहीं है। तो मैं गया इंटरव्यू देने, उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे मैंने 2-3 महीने लगभग पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा मुझे पढ़ाने का थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में टाइम एक इंस्टीट्यूट है जो कोचिंग देता है कैट के लिए। तो वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया, तो मेरा वहाँ पर हो गया। तो मैं वहाँ पे पढ़ाने लगा। उसके बाद फिर मेरे कुछ दोस्त एसएससी का कुछ एक फॉर्म भर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी भर दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने भी भर दिया एसएससी का। तो फिर मैं एग्ज़ाम वो दे के आया, तो मेरा उसमें हो गया। तो मेरा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ और मैंने 2006 में फिर मैंने वो ज्वाइन किया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 2.5 साल मैंने वहाँ पर काम किया एजी ऑफिस हैदराबाद में। उसके बाद फिर एक बैंकिंग की वैकेंसी निकली हुई थी पीओ की। तो मतलब मेरा थोड़ा मन नहीं लग रहा था वहाँ पे हैदराबाद में। मुझे लग रहा था कि अब एक ही जगह पे मतलब बहुत साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। तो मैंने ऐसे ही पीओ का फॉर्म डाल दिया। तो उसके बाद फिर जब उसमें भी मैंने एग्ज़ाम दिया, सिलेक्ट हो गया, तो फिर मैंने पीओ ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे ही करते करते फिर 3 साल लगभग वहाँ पे काम किया एज ए पीओ। मेरी पोस्टिंग वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मथुरा में थी। उसके बाद फिर एक स्केल 2 होता है पीओ से, एक स्केल ऊपर और होता आगे है। का जी। तो उसमें एक फॉर्म निकला हुआ था, देना बैंक हुआ करता था, वो मर्ज हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो देना बैंक होता था, तो उसमें निकली हुई थी वैकेंसी, तो मैंने उसमें डाला, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो फिर आई ज्वाइन देना बैंक। तो वहाँ मेरी पोस्टिंग उसमें गुजरात में थी जी। तो ऑलमोस्ट 2 साल में गुजरात में था। तो स्केल 2 में जब मैंने ज्वाइन किया, तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं बहुत सारी मतलब नौकरियाँ बदलता जा रहा हूँ। और जब मैं
मतलब नौकरियां, एक फॉर्म भरता था, दूसरा फॉर्म भरता था, और यूपीएससी की मैं तैयारी कभी उससे पहले करी नहीं थी। तो मेरे फादर ने एक बार मुझसे बोला था कि देखो तुम नौकरियां कितनी भी बदल लो, लेकिन अगर तुम्हें वास्तव में अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो तुम्हें यूपीएससी का दरवाज़ा क्लियर करना पड़ेगा। मुझे याद है कि वो मैं एक एग्ज़ाम देने गया हुआ था सीडीएस का, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद। तो मेरा सेंटर जो था वो यूपीएससी का जो ऑफिस है शाहजहाँ रोड पे दिल्ली में, वहीं पे था। तो उन्होंने वहीं पे ये बात कही थी। मुझे याद है वो ब्रेक था, 2 पेपर होते हैं, तो एक पेपर के बाद जो ब्रेक होता है बाहर आया वो, तब वो मेरे साथ जाते थे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम यूपीएससी का ये जो यूपीएससी देख रहे हो, इसका जो तुम जो दरवाज़ा है ना, ये क्लियर करना पड़ेगा अगर तुम्हें खुश रहना है, मतलब अगर तुम्हें एंजॉय करना है। उसके पहले आप अपीयर नहीं हुए थे यूपीएससी में? हाँ नहीं, मतलब मैं जी अपीयर नहीं हुआ था, और ना मैं सोच रहा था कि अपीयर होना है, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी और इतनी पढ़ाई पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, सेल्फ डाउट था। तो ये बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं। कौन सी नौकरी थी आपके पास जब आप वो एग्ज़ाम दे रहे थे? उस समय मैं मतलब सरकारी नौकरी में नहीं आया था, प्राइवेट नौकरी में। प्राइवेट नौकरी में? जी जी। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ माइंड में थी। और तो जब मैं स्केल 2 में मैंने देना बैंक ज्वाइन किया, गुजरात में था, तब मुझे लगा कि अब टाइम भी काफ़ी कम बचा है, मेरी कुछ दिन के बाद मेरी एज क्रॉस हो जाएगी, और अगर मैंने तैयारी नहीं की तो मुझे हमेशा लगेगा कि एक ट्राई नहीं दिया मैंने। तो यही सोच के फिर मैंने थोड़ा पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जी। ये कौन सा वक्त था, ये कौन सा समय था? ये 2012 का समय था। 12 का समय जी। था। और पहला अटेम्प्ट आपका कब हुआ यूपीएससी? 2013 में दिया फिर मैंने। 2013 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी। तो उस अटेम्प्ट में क्या रिजल्ट रहा? उस अटेम्प्ट में मेरा मतलब जब मैंने प्री दिया, प्री में मेरा हो गया, उसके बाद फिर मैंने मेंस दिया, मेंस में भी हो गया, फिर इंटरव्यू दिया, तो मेरे इंटरव्यू में मार्क्स बहुत कम थे, तो मुझे रेलवे पर्सनल सर्विस मिला था। उसके बाद जी मैंने रेलवे पर्सनल का ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो दिया मैंने 2014 का, तो फिर मुझे मेरा रैंक मतलब ऑलमोस्ट नियर टू दैट ही था, पिछले साल के बराबर। तो मुझे, लेकिन इस बार मुझे रेलवे ट्रैफिक मिल गया। तो मुझे लगा कि अब अगला अटैम्प्ट पता नहीं मैं दूंगा कि नहीं, और रेलवे पर्सनल मिल रहा है, रेलवे ट्रैफिक एक मतलब थोड़ा रेलवे ट्रैफिक ज़्यादा विजिबल सर्विस होती है, तो मैं रेलवे ट्रैफिक ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी कि भाई रेलवे पर्सनल में रहो या रेलवे ट्रैफिक में रहो, रेलवे तो रेलवे ही है। पर फिर भी मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मतलब क्योंकि बचपन से हम रेलवे ऑफिसर्स को देखते रहते हैं, क्योंकि मेरे फादर रेलवे में थे, तो मुझे रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था। तो IRTS का मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद फिर मैंने ये 2015 का अटैम्प्ट दिया था। तो लकीली इसमें मेरा फिर IAS में हो गया। तो जी, ये इस पूरी प्रोसेस में करीब करीब आपने 10 साल तक नौकरियां की? ऑलमोस्ट। तो बहुत अर्ली आप नौकरी में आ गए थे, यानी 20 साल की उम्र में आप करीब 21 में आप आ गए थे, और ये लंबा समय चला। इस दौरान मुझे लगता है कि ये बहुत अहम सवाल है कि आपने अपने मन को कैसे इसके लिए ट्यून रखा। हालांकि आपने जैसा बताया कि कोचिंग करते थे, तो आपके मन में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं आशा का एक गीत आपके मन में हमेशा, कभी कभी आप मायूसी की तरफ नहीं गए, क्योंकि अगर उस तरफ जाते तो इतनी नौकरियां, और आपने जब यूपीएससी की तैयारी की तो लंबी छुट्टी ली या नौकरी छोड़ी या कुछ भी नहीं किया? देखिए, मायूसी वाला मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक गोल बनाते हैं और वो हमें अचीव नहीं होता, तो मायूसी होती है। तो मेरा गोल यूपीएससी था ही नहीं इनिशियली, तो मैंने वो गोल बनाया ही नहीं था, तो मायूस नहीं हुआ मैं जो गोल बनाया था, छोटे छोटे मैं जो गोल बनाता था वो मेरे अचीव हो जाते थे, तो मैं खुश रहता था। बट हाँ, मेरे दिमाग में ये बात ज़रूर थी कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो तैयारी नहीं की और एग्ज़ाम नहीं दिया, तो मैं हमेशा यही सोचता रहूँगा कि मैंने तैयारी ही नहीं की। तो इसलिए मैंने मतलब मायूसी वाला एक एलिमेंट नहीं आया। और छुट्टी लेने वाला जो आपने पूछा, तो मैं उस समय क्योंकि जॉब में था, तो उस समय छुट्टी नहीं ले पाया था। लेकिन जब मेरा प्री निकल गया था, उसके बाद मैंने जरूर छुट्टी ली थी, 4 महीने की अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैं 4 महीने की छुट्टी ली थी। कमाल है। तो आपकी एक बात से तो मैं ये समझ पाया कि आपको छोटे छोटे गोल्स तय करने चाहिए, क्योंकि बड़ा गोल एकदम तय करते हैं और सफलता नहीं मिलती है तो ज़्यादा चोट भी लगती है, और फिर छोटे ऑप्शंस आपको बहुत छोटे भी लगते हैं। ये मुझे समझाइए कि तैयारी आपने कैसे की? पढ़ने में तो आप शुरू से बहुत अच्छे हैं,
जाहिर तौर पर आपको ये भरोसा था, और सबसे अच्छी आपकी चीज़ थी कि आप खुश भी हो जाते थे अपने गोल्स को अचीव करके। कई लोग बड़ा लंबा अपना बड़ा ऊंचा लक्ष्य बनाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो आपकी पढ़ाई का सिस्टम क्या था, कैसे पढ़ते थे आप, कैसे पढ़ाई को आपने फ़न बना लिया? जब तक पढ़ाई में मज़ा नहीं ढूंढेंगे हम विद्यार्थी, जब तक स्टूडेंट्स नहीं ढूंढेंगे फ़न, तब तक पढ़ाई उनके लिए एक मैकेनिकल प्रोसेस से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली इसको बचपन से ही मुझे ना कहानी की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मैं छोटा था तो मेरे फादर कहीं भी जाते थे तो कुछ भी स्टोरी बुक्स लेके आते थे, तो मैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ता था। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो क्रिकेट वगैरह की जो बुक्स, जैसे थोड़ा और क्रिकेट में जब दिलचस्पी आती है तो क्रिकेट सम्राट हुआ, ये सब बुक्स पढ़ता था। तो वो पढ़ते पढ़ते जब आप पढ़ते हुए हैं तो मतलब जनरल नॉलेज तो मिलती ही है, फिर धीरे धीरे वो पढ़ने का एक हॉबी भी डेवलप हो जाती है। तो वो पढ़ने की जो हॉबी डेवलप होने से मतलब प्रिपरेशन में बहुत इजी मुझे लगा कि हो जाता है। आप लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, भले ही आप सिलेबस की चीज़ नहीं पढ़ रहे हों, भले ही आप सब्जेक्ट की चीज़ ना पढ़ रहे हों, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। तो जब कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं तो कुछ आपका जो नॉलेज बेस है वो हमेशा मतलब इंक्रीज़ होता रहता है, और वो हमेशा मतलब रिन्यू होता रहता है। तो बहुत अच्छी बात है। वो जो रिन्यूअल है वो आपको कहीं पे भी रुकने नहीं देता है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहीं भी, मुझे ऐसा नहीं लगा कई साल दूसरी नौकरियों में बिताने के बाद भी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं लेट हो गया हूँ या अब मैं पता नहीं तैयारी कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो मैं पढ़ता रहता था, कुछ बुक्स पढ़ता रहता था, तो एक रिन्यूअल होता रहता था नॉलेज का। ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आपने हमें मंत्र दिया है कि आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए पहले वो भी पढ़ना चाहिए जिसमें आपकी दिलचस्पी है। स्टोरी, फिक्शन, स्पोर्ट्स, साइंस, जो भी आप हैं, लेकिन पढ़ने की आदत तो डालिए। नहीं तो फिर आप एकदम से इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लेके कैसे बैठ पाएंगे, क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट आपकी बनी नहीं है। आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आप डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन के बाद जाहिर तौर पर एक बड़ी खुशी की बात होगी। परिवार में कितने भाई बहन हैं आप? मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है और एक सिस्टर है। एक सिस्टर है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में आप हैं, आपके छोटे ब्रदर भी प्रशासनिक सेवा में? जी, वो बिहार प्रशासनिक सेवा में है और वो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, उनकी पोस्टिंग अभी पटना में है। जी जी। और सिस्टर सबसे छोटी हैं? जी। तो उनकी भी अभिरुचि इस तरफ, जब नहीं, दो वो बड़े? एक्चुअली सिस्टर की तो शादी हो गई है और वो हाउस वाइफ ही है। हाउस वाइफ ही। पेरेंट्स का आप कैसे रोल देखते हैं इसमें कि क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स कई बार बच्चे को लेकर इतने सेलेक्टिव हो जाते हैं, इतने चूज़ी हो जाते हैं, या इग्नोरेंट भी हो जाते हैं। कुछ पेरेंट्स का एक सेगमेंट है जो ध्यान नहीं दे पाता है अपनी व्यस्तता की वजह से या लापरवाही की वजह से। एक इतना ज़्यादा ध्यान देता है कि बच्चा ही पटरी छोड़ देता है। तो किस तरह का एक आइडियल कॉम्बिनेशन पेरेंट्स का कैसा होना चाहिए, और आपकी पेरेंटिंग कैसी रही? मेरे पेरेंट्स मतलब मेरी जो मदर है वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो अच्छा। जी जी। वो मतलब गांव से है। मेरे मतलब फादर और मदर दोनों ही गांव से हैं। तो फादर मेरे ग्रेजुएट हैं जी। तो वो मतलब काफ़ी पहले के, तो वो उन्होंने हमेशा इस चीज़ को एक प्राउडली हमेशा इसको प्रेजेंट किया कि देखो पढ़ाई करने का बहुत मतलब यूज़ है। पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी पोस्ट पे रहें, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको हर जगह आपको सम्मान मिलता है। तो एक वो मतलब हमेशा हम लोगों के मन में था, हम लोगों को मन में डाला गया कि नहीं, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट चीज़। और उसके अलावा मेरे फादर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों को देते थे। मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं उनसे सीखना चाहूँगा कि क्योंकि मैं भी उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ अपने बच्चों को। वाह, वो तो बहुत टाइम देते वो थे? बहुत टाइम देते थे। वो मतलब अपना ऑफिस के बाद का टाइम वो हम लोगों के साथ ही पूरा स्पेंड करते थे, और हम लोगों से बातें करना, और हम लोगों को मतलब मैं जब छोटा था तो मुझे याद है कि मैं बहुत क्वेश्चन पूछता था। तो मुझे आज तक कभी ऐसा याद नहीं है कि उन्होंने मुझसे कभी कहा हो कि नहीं तुम्हारा क्वेश्चन मतलब फालतू क्वेश्चन है, या वो कभी झल्लाए हों। वो बहुत ही पेशेंटली उसका जवाब देते थे, नहीं दे पाते थे तो वो कुछ उसका आंसर ढूंढते थे, उसके बाद बताते थे। तो वो जो उनका टाइम मिलता था तो उससे हमको मतलब और ज़्यादा हमारा जो ईगरनेस है वो और बढ़ती थी। ये तो हो गई बाबूजी की, पिताजी की भूमिका की बात, लेकिन मदर भले ही एकेडमिक तौर पर कंट्रीब्यूट ना कर पाएँ, लेकिन उनका जो एक साइलेंट कैरेक्टर है वो हमेशा एक हमारे लिए मशाल की तरह, एक मोटिवेशनल स्पिरिट की तरह हमारे साथ रहता है। उन्हें कैसे देखते हैं आप?
जी, मतलब वो मेरी मदर मुझे बहुत ही मतलब इमोशनली वो हम समझाती थी कि देखो मतलब तुम्हारे फादर मेहनत करते हैं, तुम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो तुम्हें अच्छा करना है। वो हमेशा मतलब मेरे एक हमेशा एक मतलब प्रेशर भी कह सकते हैं, या एक कह सकते हैं एक कि मोरल टीचिंग उनकी हाँ हमेशा बिल्कुल, रहती थी कि एक हाँ। ये रहता था कि दिमाग में कि नहीं, मुझे अच्छा करना है, और अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो मैं अपने पेरेंट्स को मतलब खुश नहीं देख पाऊँगा। तो मैं चाहता था कि मैं उन पेरेंट्स को खुश देखूँ। जी जी। हम लोग जो हिंदी भाषी राज्यों के लोग हैं उनकी एक बड़ी चुनौती 12th के बाद ये भी होती है अंग्रेज़ी से। जी जब हमारी, क्योंकि हम कॉन्वेंट में नहीं पढ़ते, हमारा एक्सेंट कॉन्वेंट का नहीं होता, लेकिन फिर जब हम 12th के बाद हाईवे में आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर पढ़ाई के खड़े होते हैं, तो हम देखते हैं कि होटल बोलने वाले लोग हैं, फोटोग्राफी बोला जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन बहुत साफ़ है। जी और हम जहाँ से हैं, जिस बैकग्राउंड से हैं, वहाँ हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों को बोलना चुनौती लगता है। आपके सामने भी ये चैलेंज आया जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में गए? जी 12th तक तो मेरा मीडियम हिंदी ही था। हम्म, मतलब क्योंकि आप समझ सकते हैं साइंस बैकग्राउंड में, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, वो भी हिंदी बैकग्राउंड में, मतलब अब मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही अजीब लगता है कि बहुत जो, क्योंकि जो स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो होती है वो इंग्लिश में मतलब बहुत नेचुरल लगती है। तो हालांकि जब जब जिस समय हम हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तब हमें वो नेचुरल लगती थी। उसके बाद जब इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया तो फिर वो सारा इंग्लिश में ही होता है। इंग्लिश में ही होता है। लेकिन ये है कि बेसिक एक इंग्लिश का नॉलेज, हाँ मतलब बोलना बोलने की फ्लुएंसी तो जाहिर सी बात है कि हिंदी मीडियम वालों को उतना नहीं रहती है, लेकिन पढ़ने वाली और लिखने वाली एक जो बेसिक जो थी, क्योंकि मेरे फादर जो मेरे ग्रेजुएट हैं वो इंग्लिश से ही हैं, तो उन्होंने मतलब बचपन से ही इंग्लिश पे इतना फोकस किया कि नहीं, आना चाहिए, मतलब ज़रूरी है ये। और अब मुझे लगता है कि ये वास्तव में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब मैंने मैंने अटेम्प्ट दिया। मैंने उसके बाद मैं आपको बताऊं, 11th क्लास से ही मेरे घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर आता था, तो हम पढ़ते थे। शुरू में स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की न्यूज़ पढ़ते थे, धीरे धीरे और दूसरी चीज़ों में भी मज़ा आने लगा, तो सारी चीज़ें पढ़ने लगे। तो उस वो जो न्यूज़पेपर पढ़ने से जो फ़ायदा हुआ, फिर मुझे इंजीनियरिंग में जब मैं गया तो मुझे कभी भी कोई ऐसा मतलब बाधा महसूस नहीं हुई। और उसके बाद फिर जब मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो मैंने इंग्लिश मीडियम में ही दिया था, मतलब मेरा जो मेंस था। और लेकिन हाँ, ये आपने जैसा कहा कि वो बोलने में जो फ्लुएंसी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू में बहुत ही कम मार्क्स थे, 275 में से सिर्फ 118 ही मार्क्स थे। तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था, जो मेरी फ्लुएंसी नहीं थी जी जी, इंग्लिश में। कम्युनिकेशन जी, का जो कम्युनिकेशन एक, की जो हाँ, फ्लुएंसी नहीं थी। फ्लुएंसी नहीं थी, वो एक एक्सप्रेशन में जो हम अटकते हैं, जी उससे कहीं ना कहीं आपको लगा कि आपका नुकसान हुआ। जब आपका सिलेक्शन हुआ, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश न सिर्फ पड़ोसी राज्य हैं बल्कि काफ़ी समानताएं भी हैं, सिर्फ आबादी को छोड़ दें तो। उत्तर प्रदेश में आपको बिल्कुल लगे हुए गांव मिलते हैं, आपको ऐसा नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश की तरह कि एक गांव के बाद दूसरे गांव में 5 किलोमीटर का अंतर है, बीच में जंगल मिलेगा या नदी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बहुत सटे हुए हैं, सड़कों पर भारी भीड़ है, 25 करोड़ की आज से ज़्यादा की आबादी है। लेकिन मध्य प्रदेश मिला तो जाहिर तौर पर काफ़ी समानता है और ज़्यादा दूरी भी नहीं है दोनों राज्यों के बीच में। तो एक फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त रही होगी, पेरेंट्स को भी बड़ा अच्छा लगा होगा। जी जी मेरा पहला जो था ऑप्शन वो तो उत्तर प्रदेश ही था। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि वैकेंसी उतनी नहीं थी तो मुझे उत्तर प्रदेश नहीं मिल पाया। लेकिन जब मैं मध्य प्रदेश में आया और यहाँ पे मैंने देखा, स्पेशली जब हम पॉपुलेशन प्रेशर जो उत्तर प्रदेश में रहता है, और क्योंकि हम लोग सब उससे देखा जाए तो सभी लोग उस पॉपुलेशन प्रेशर से जूझते हैं, मतलब आम आदमी भी वो जूझ ही रहा होता है। तो जब वो मध्य प्रदेश में, जैसे मैं जब आया तो यहाँ पे दूर दूर तक, जैसे मैं कहीं गाड़ी से जाता हूँ तो 20-20, 25-25 किलोमीटर हो जाता है कि मतलब एक गांव से और दूसरे गांव में कई 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 जब बार ऐसा भी होता है, जंगल बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली बहुत कम है, डेंसिटी और भी कम है। तो मतलब ये मध्य प्रदेश, और दूसरा एक जब क्योंकि एक हिंदी भाषी प्रदेश भी मिल गया तो मन में एक ये भी डाउट नहीं था कि पता नहीं नई जगह जाएंगे, नई भाषा सीखनी पड़ेगी। तो उस लिहाज से मतलब मध्य प्रदेश मिलना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और स्पेशली ज्वाइन करने के बाद फिर तो मुझे मतलब और भी अच्छा लगा। निश्चित तौर पर ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। भारतीय प्रशासनिक सेवा को आप किस तरह के करियर के तौर पे देखते हैं? हमारी कई अधिकारियों से बात हुई, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उनका कहना है कि ये सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है, जन सेवा का। कई
ऑफिसर्स जो थे वो बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब्स मल्टीनेशनल्स के छोड़ कर आए, क्योंकि उनका कहना था कि वहाँ एक मैकेनिकल लाइफ थी और किसी के लिए कुछ करने का सुख नहीं था। ऐसा लगता था कि हम जो भी हमारे टैलेंट का पूरा फ़ायदा इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ख़जाने में जा रहा है। आप कैसे देखते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में कि एक किसी गरीब के चेहरे पे जो पीड़ा है, आंसू हैं, उनको दूर करने का एक बहुत बड़ी ताकत तंत्र ने आपके हाथ में दी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मतलब किसी भी और दूसरी सर्विस में शायद मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कहीं ना कहीं यही कारण था कि मैं मतलब एक नौकरी से दूसरी नौकरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी नौकरियां बदलता रहा। आईएएस में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप बहुत जल्दी जल्दी आपके जो है रोल्स बदलते जाते हैं, और हर रोल में कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि जहाँ पर आप लोगों की मदद कर पाते हैं, लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं। तो उस लिहाज से मैं ज़रूर कहूँगा कि मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज। जीवन संगिनी का भी एक बड़ा अहम रोल रहता है, तो आप कब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश आपका कब हुआ? 2016 में हुआ था। 2016 जी। मतलब तो ये कहें कि भाग्य लक्ष्मी बनकर उनका प्रवेश हुआ, हो ही चुका था। हालांकि आप 2015 में सिलेक्शन हुआ और 16 में कैडर नहीं मतलब इनफैक्ट मेरा 2015 का एग्ज़ाम कहते हैं उसको, हाँ। रिज़ल्ट उसका 2016 में आया। 16 में आया रिजल्ट आया, तो सब शादी तय हो चुकी थी या नहीं, शादी हो चुकी थी मेरी। अरे वाह, तो निश्चित तौर पर उनको प्रणाम है, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि कदम बड़े अच्छे हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये सब बातें सोचने की हैं अधिक, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसकी मान्यता से भी आप इनकार नहीं कर सकते। उनका किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि बहुत व्यस्त लाइफ है आपकी, बहुत व्यस्तता रहती है, तनाव, चैलेंजेस हमेशा बने रहते हैं। ऐसे में अगर घर से एक पीस, एक शांति, एक बहुत ही शांतिप्रद अगर वातावरण ना हो तो बड़ी चुनौतियाँ बढ़ती हैं। जी मतलब घर को संभालने जो संभालने के लिए एक माहौल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि शादी के पहले जब हम पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं तो घर में हमारी मदर जो रोल प्ले करती हैं, शादी के बाद फिर वो पत्नी प्ले करने लगती है। तो उस लिहाज से मैं लकी हूँ कि मेरी जो पत्नी है उन्होंने मतलब घर को बहुत अच्छे से संभाला, और मतलब आज भी वो मतलब बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन वो टाइम देती हैं, पूरा टाइम देती हैं। 2 बच्चे हैं आपके? जी जी। अभी कोई भी पढ़ाई की? जी अभी मेरा बेटा है 2nd क्लास में है। 2nd क्लास में। बेटी मेरी छोटी है। तो वो अभी पढ़ने जी। लेकिन आपकी कमी वो पूरी करती हैं अगर आप समय नहीं दे पाते हैं। जी, फिर हम लोग डिस्कस भी करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करते हैं। आगे जीवन को आप कैसे देखते हैं? आखिरी सवाल कर रहा हूँ, किस तरह से? कई लोगों की अवधारणा होती है कि मैं जीवन जैसा है उसको स्वीकार करता हूँ, कुछ गीता को फॉलो करते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, कर्म प्रधान ही है जग पूरा। आप कैसे देखते हैं जीवन को, आने वाले जीवन को? मुझे लगता है कि मतलब जो भी मुझे काम मिलेगा तो मतलब वो तो करना ही है, और मतलब मैं सभी का एक मिक्सचर मैं देखता हूँ उसको, कि जो भी रास्ते में आएगा उसको मुझे काम को पूरा करना है, और मतलब कर्म प्रधान ऑब्वियसली उसमें आ ही जाएगा। इसी शैली को लेकर आगे बढ़। वो बच्चे जो तैयारी करते हैं और कई बार मायूस होते हैं, आप उनसे क्या कहेंगे कि क्या मंत्र है, अगर आपने जो अपने जीवन में देखा एक सफल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के तौर पर, और मित्रों को भी आपने देखा, क्योंकि टीना डॉबी मैंने सुना है कि आपकी वो बहुत चर्चित प्रतिभागी रही हैं अखिल भारतीय सेवा की, वो भी 2016 बैच है उनका भी, तो आप लोगों ने मसूरी में ट्रेनिंग एक साथ ही ली होगी। तो इन तमाम लोगों को भी आपने वहाँ करीब से देखा होगा, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग वातावरण से आते हैं। कोई बहुत प्रॉस्परस होता है, कोई एकदम हम्बल बैकग्राउंड से होता है। तो आप क्या कहेंगे उन युवाओं से कि वो क्या पढ़ाई का ये मंत्र वो कैसे एडजस्ट करके चले? देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ सभी युवाओं से कि सभी लोग अलग अलग होते हैं। सभी मतलब कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, और सबका जो तरीका होता है प्रिपरेशन का वो भी सबका अलग अलग होता है। तो इसमें मतलब कभी भी मायूस होने वाली तो कोई बात होती नहीं है। किसी का बैकग्राउंड बहुत हम्बल हो सकता है, लेकिन जो हमको अचीव करना है उसके लिए, और सबके रास्ते भी
अलग अलग है, सबका प्रिपरेशन करने का तरीका भी अलग अलग है। तो सबका जो भी बेस्ट है वो आप खुद को आपको पता होना चाहिए। आपको खुद से बात करके खुद से अपने आप ही उस रास्ते को ढूंढना है। गाइडेंस मिल सकती है लेकिन अल्टीमेटली जो आपका गोल अचीव होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपने खुद को कितने अच्छे से समझ लिया। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि हर किसी के लिए मंत्र एक जैसा नहीं हो सकता। तो आप अपने को समझिए, अपनी परिस्थितियों को समझिए और उसके हिसाब से एडजस्ट कीजिए चीज़ों को। बहुत धन्यवाद करता हूँ हरेंद्र जी, आपसे बात करके। आपकी सहजता, आपकी सरलता, एक बनावट से बिल्कुल दूर, आप जैसे हैं वैसे ही अभी भी हैं और ईश्वर करे हमेशा ऐसे रहें। बहुत धन्यवाद करूँगा और बहुत शुभकामनाएं आपको दूंगा। ये थे 2016 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश काडर के अधिकारी हरेंद्र नारायण जी। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।